हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार वितंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। ठीक है भाई, सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है। अनिल अनिल, अरुण, आजाद, जमील, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को भैया गुड मॉर्निंग। ठीक है भैया, सभी को दोस्तों गुड मॉर्निंग है, सभी को राम राम है। ठीक है, चलिए। सुरेश, मंगल, अभिषेक, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त जुड़ चुके हैं। सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे। तो कल जो थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग सबसे पहले 5 मिनट का रिवीजन देखेंगे और देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आज ये चैप्टर को हम लोग खत्म कर रहे होंगे। ठीक है भाई, सभी को नमस्कार है भाई, सभी को नमस्कार है, सभी को स्वागत है आज की क्लास में। तबीयत भाई थोड़ा सा पहले से ठीक है, पहले से बेहतर है, पहले से आराम है। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ेंगे, जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ेंगे और हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए सब पूरा हो जाएगा भाई। एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट दिन नहीं मैं आपको बता पाऊंगा कि कब तक पूरा होगा। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, जितना पढ़ाता चल रहा हूँ बस पढ़ते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वैकेंसी भी आपकी नहीं आई है। ठीक है भाई, चलिए हाल चाल सब बढ़िया। चलिए शुरू किया जाए भाई। तो पिछली क्लास में जो हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि तबीयत ज़्यादा सही नहीं थी तो उस तरीके से आप भी समझ नहीं पाए होंगे और मैं भी समझा नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो तबीयत अब ठीक है भाई। मैंने आपसे ये बताया था पिछली क्लास में कि भाई जो जल शीतलन प्रणाली है, जल का ही प्रयोग क्यों करते हैं। तो जल का प्रयोग इसलिए क्यों करते करते हैं क्योंकि इसका उष्मा स्थानांतरण गुणांक यानी कि जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो ज्यादा होता है। और वाटर के साथ हम लोग एंटी फ्रीज मिला के इसका इस्तेमाल एज ए कूलेंट, एज ए शीतलक हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सारी चीजें आपने थ्योरी पढ़ ही ली थी। अब दो तरह के सिस्टम मैंने आपको बताए थे। वाटर कूलिंग सिस्टम में दो तरह के सिस्टम, एक आपका थर्मोसाइफन सिस्टम और दूसरा आपका क्या था, थर्मोस्टेटिक सिस्टम। थर्मोसाइफिन में बस आपको इतना याद रखना है कि जो पानी का घनत्व है, वाटर का घनत्व है, उस पे ये काम करता है और डेंसिटी में परिवर्तन के कारण, डेंसिटी में अंतर के कारण पानी का जो सर्कुलेशन है पूरे सर्किट में वो स्वतः ही होता रहता है। तो वही क्या है, वही आपका थर्मोसाइफन सिस्टम है। थर्मोस्टेटिक सिस्टम में क्या हो जाएगा भाई, थर्मोस्टेटिक सिस्टम में थर्मोसाइफन की तरह ही है, लेकिन इसमें अब रेडिएटर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन इसमें अंतर क्या आ जाएगा, थर्मोस्टेटिक में अंतर ये आ जाएगा कि भाई यहाँ पे सबसे पहली बात तो मंत्री आ जाएगा, राजा का मंत्री, थर्मोस्टेट वाल्व। दूसरी चीज पंप वगैरह इसमें आ जाएंगे, तो ये आपका थर्मोस्टेटिक सिस्टम बन जाएगा। ये थर्मोसाइफन मैंने आपको समझाया था कि भाई पानी गर्म होगा, जब पानी गर्म होता है या कोई भी, जैसे हवा गर्म होती है तो गर्म हवा ऊपर जाती है, उसी तरीके से जब पानी यहाँ पे वाटर जैकेट में पानी है, जब पानी गर्म होगा तो गर्म पानी ऊपर उठेगा और ऊपर उठ के रेडिएटर में जाएगा, ठंडा होगा और नीचे से फिर ठंडा पानी आ जाएगा। ये थर्मोसाइफन सिस्टम था। और ये आपका क्या था, ये आपका था थर्मोस्टेटिक सिस्टम। थर्मोस्टेटिक सिस्टम में क्या है भाई, हमने एक राजा का मंत्री यहाँ पे लगा दिया, ये चेक करेगा राजा को काम करने के लिए सही टेम्परेचर क्या है, यानी कि इंजन को काम करने के लिए सही टेम्परेचर कितना चाहिए। इंजन को काम करने के लिए जो सही टेम्परेचर चाहिए वो 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान के चलिए हमने इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर दिया। कितने पर सेट कर दिया भाई, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर दिया। तो अब ये चेक करेगा, अब ये क्या करेगा भाई, अब ये चेक करेगा कि अगर टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तब तो इसको ठंडा होने के लिए रेडिएटर में भेजेगा। अगर टेम्परेचर क्या है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो इसको बाईपास पाइप के द्वारा फिर से क्या करेगा, फिर से इंजन में भेज देगा। ठीक है, जब रेडिएटर में बारे में बताया तो उसमें जब पानी का संचलन होता है तो जंग क्यों नहीं लगता भैया, उसमें जो एंटी फ्रीज हम लोग मिलाते हैं जैसे कि ग्लिसरीन हो गया, एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया तो वो एंटी कोरोजिव मटेरियल भी होते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा, जब एंटी फ्रीज के बारे में बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। ठीक है सर, टेक्निकल पार्ट के बाद पढ़ाएंगे क्या ट्रैफिक पार्ट। हाँ भाई, टेक्निकल पार्ट के बाद ट्रैफिक पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ये था, और हम लोगों ने एनिमेशन भी देख लिया था कैसे काम करता है। अब यहां वाला ये जो फिगर है, इसको लगाने का मेन रीजन ये है, इसको लगाने का मेन रीजन ये है, इसमें ये दिखाया गया है कि आपसे प्रश्न पूछता है कि जो रेडिएटर का पंखा लगा होता है, रेडिएटर जो फैन लगा होता है, वो हवा को कैसे खींचता है। खींचता है मतलब कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जो फैन लगा होता है, पहली बात तो फैन कहां पर लगा होता है, रेडिएटर के पीछे। कहां पर लगा होगा भाई, रेडिएटर के पीछे। और क्या करेगा ये हवा को आगे से पीछे की ओर खींचता है। हवा को क्या करता है, आगे से पीछे की ओर खींचता है। अभी ये सारे पॉइंट्स मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, इतना आपको समझ गया।
इतना आप समझ गए भैया? जल्दी पढ़ा दो, जल्दी पढ़ाइए, पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं भाई, ये रिवीजन है, ठीक है, ये रिवीजन है भैया, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब जो है, अब जितने पार्ट्स ये प्रयोग होते हैं इनके बारे में हमको क्या करना है भाई? पढ़ना है। ये जितने पार्ट्स प्रयोग होते हैं इनके बारे में हमको क्या करना है भाई? पढ़ना है। यार वैसे ठीक रहता है, जब बोलने लगता हूं ना तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए, चलिए अब शुरू करते हैं। सारी चीजें आप समझ गए हो, पढ़ चुके हो, अब इन्हीं पार्ट्स के बारे में बारी बारी हमको पढ़ना है, जहां से यहां से प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मोस्टेट वाल्व, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहां से क्या प्रश्न पूछता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब ध्यान से चीजों को लिखिएगा आप। एनिमेशन अभी लास्ट में फिर मैं दिखा दूंगा, पिछली क्लास में दिखाया था, लास्ट में फिर एनिमेशन दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहां पर आपको बारी बारी लिखना है। सबसे पहले तो इसका टाइप याद रखना है थर्मोस्टेट का। कितने तरह के होते हैं भाई? मेनली जो प्रयोग होते हैं दो तरह के। एक होता है आपका बेलोस टाइप, और दूसरा आपका होता है वैक्स पैलेट, वैक्स पैलेट टाइप। और यही आपका प्रयोग होता है आजकल जितने भी चीज होते हैं, मतलब गाड़ियों में, आधुनिक गाड़ियों में कौन सा प्रयोग होता है? वैक्स पैलेट टाइप। ये वैक्स पैलेट टाइप है, ठीक है। तो ये आप इसको टाइप याद रखने हैं, वैक्स पैलेट टाइप। दो तरह के मेनली क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं, ठीक है। एक आपका क्या हो गया? एक हो गया आपका वेलोस टाइप, और दूसरा आपका क्या हो गया भाई? दूसरा हो गया आपका वैक्स पैलेट टाइप। अब कार्य, इसका कार्य आप सभी को पता होगा। कार्य, जो थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? शीतलक, शीतलक यानी कि कूलेंट, शीतलक यानी कि कूलेंट के प्रवाह को यानी कि फ्लो को कंट्रोल करके, कूलेंट, कूलेंट मतलब जो भी आपका वाटर और उसके साथ जो एंटी फ्रीज मिला हुआ है, ठीक है। आराम से पढ़ाएंगे भाई, आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है? शीतलक कूलेंट, कूलेंट मतलब समझ रहे हो ना? वाटर और उसके साथ जो हमने एंटी फ्रीज मटेरियल मिलाया है वो मिला के क्या बन गया? कूलेंट बन गया। तो शीतलक के प्रवाह को कंट्रोल करके, यानी कि कंट्रोल कंट्रोल करके, नियंत्रित करके, कंट्रोल को हिंदी में क्या बोलेंगे? नियंत्रित। कंट्रोल करके इंजन का क्या करता है भैया? इंजन का कार्यकारी तापमान बनाए रखता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही हो गया। कार्यकारी तापमान मतलब ऑपरेटिंग टेम्परेचर या वर्किंग टेम्परेचर इंजन का बनाए रखता है। और ऑपरेटिंग या वर्किंग टेम्परेचर इंजन का क्या है? 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है भाई? तो कार्यकारी तापमान बनाए रखना, इंजन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो क्या करना भाई? बनाए रखना। अगर ये नहीं रहेगा तो भाई कूलिंग सिस्टम लगातार कार्य करता रहेगा और लगातार इंजन को ठंडा करता रहेगा, तो क्या मतलब निकलेगा? जबकि हमको क्या करना है? इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछता है? पूछेगा कहां पर लगा होता है, कहां पर लगा होता है। देखिए कैसे प्रश्न पूछेगा, इसी फिगर से ही प्रश्न पूछेगा मेरे भाई, इसी फिगर से ही प्रश्न पूछेगा, ठीक है। कैसे प्रश्न पूछेगा? पहला पूछेगा कहां लगा होता है, कहां लगा होता है मतलब इसकी लोकेशन पूछ लिया। तो अब देखो ध्यान से समझना, समझो चीजों को, लिखा तो मैं रहा हूं। फिगर अगर आप समझ गए, एनिमेशन समझ गए, तो कहीं से भी प्रश्न पूछेगा आप कर ले जाओगे। और अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो अगर प्रश्न थोड़ा सा घुमा देगा तो आप नहीं कर पाओगे। पूछेगा कहां पर लगा होता है, तो पहला तो ये बनता है कि भाई ये रेडिएटर है, ये आपका क्या है? रेडिएटर। और ये आपका क्या है? इंजन, इंजन या वाटर जैकेट कुछ भी बोल लो। तो इसकी लोकेशन क्या है? रेडिएटर और इंजन के बीच में। दूसरा कहां पर है? वाटर आउटलेट में। अब देखो वाटर यहां से इन होता है इंजन में, वाटर पंप यहां पर लगा है, तो पानी यहां से इन होता है, ठीक है। पानी कहां होता है? यहां से इन होता है। और बाहर कहां से निकलता है? इंजन, मतलब इंजन या वाटर जैकेट आप जो भी कहो,
नहीं तो कहोगे इंजन में कैसे पानी जाएगा वाटर जैकेट में, मतलब मेरी भावनाओं को समझ रहे हो ना। इंजन से बाहर कहाँ पे निकलता है, यहाँ पर। तो कहाँ पर लगा होता है भाई, वाटर आउटलेट में। पहला प्रश्न कहाँ लगा होता है, वाटर आउटलेट में। और अगर लोकेशन पूछे तो आप क्या बताओगे, रेडिएटर और इंजन के बीच में। लोकेशन अगर पूछेगा तो भैया क्या बताओगे मेरे दोस्त, रेडिएटर और इंजन के बीच में। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे, कहाँ पर लगा होता है, तो पहला तो लिख लो वाटर आउटलेट में। अब वाटर आउटलेट का मतलब समझ गए ना, कि इंजन के अंदर जो पानी जा रहा है, फिर पानी जो गर्म होकर निकल रहा है वहां पर, उसी को बोलते हैं वाटर आउटलेट। वाटर आउटलेट में मतलब वाटर जहां से निकल रहा है, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो वाटर जहां से निकल रहा है, नहीं तो सिंपल सा लिख लो वाटर आउटलेट में। इसके बाद क्या है भाई, इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, तो आप क्या कहोगे, इंजन इंजन और इंजन और रेडिएटर के बीच में। रेडिएटर के बीच में, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर से सवाल पूछा था दिल्ली पुलिस 2022 की परीक्षा में। तो आप लिख लो, आगे लिख लो, क्या करता है भाई ये अभी सारी चीजें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन भाई आप लोग कहते हो तो मैं लिखा देता हूँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपको एक रेंज भी याद रखनी है मोटा मोटा, जैसे कि अब दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 की जो परीक्षा थी, उसमें एग्जैक्ट टेम्परेचर ना पूछ के रेंज पूछ लिया था 70 से 90 के बीच में। तो 70 से 90 के बीच में अगर कोई ऑप्शन हो तो आपको वो टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो, बाकी आप रेंज याद रखोगे 70 से 90। 70 से क्या भैया, 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाले पानी को, तापमान को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, तापमान वाले पानी को पानी को रेडिएटर में भेज देता है। कहां पर भेज देता है भाई, रेडिएटर में। और रेडिएटर के, यहां पर देखो प्रश्न यही बनता है, कहां जाएगा, को रेडिएटर के क्या लिखोगे, अपर टैंक, या अपर टैंक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, ठीक है। रेडिएटर के अपर टैंक मतलब ऊपर वाला टैंक, ठीक है। यहां पर देखो अपर टैंक, यहां पर पानी कहां पर जा रहा है, देखो यहां पर रेडिएटर के दो टैंक होते हैं, एक होता है अपर टैंक, ये देखो लिखा है अपर टैंक, और एक होता है लोअर टैंक। इसी अपर टैंक को हम लोग हेडर भी बोलते हैं, इसको फुटर भी बोलते हैं। इसी अपर टैंक को कहीं कहीं पर क्या बोला जाता है, हेडर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हेडर भी बोला जाता है। तो अब आप क्या कहोगे, कहां पर जाता है, पूछेगा आपसे कि जब थर्मोस्टेट वाल्व से पानी निकलता है तो कहां पर जाता है, कहा तो दो रास्ते हैं ना, एक है बाईपास पाइप, बाईपास पाइप बाईपास पाइप में कब जाएगा, जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर वाला पानी रहेगा। और जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो कहां पर जाएगा, वही मैं लिखा हूं। ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाले पानी को कहां पर भेज देता है, रेडिएटर के अपर टैंक, और इसको क्या बोलते हैं, हेडर, हेडर भी बोलते हैं। हेडर में क्या करता है भैया, भेज देता है, हेडर में भेज देता है, भेज देता है। जबकि जबकि क्या करता है भाई, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम तापमान वाले पानी को कैसे करता है भाई, पानी को बाईपास पाइप, बाईपास पाइप के द्वारा, बाईपास पाइप जो बीच में पाइप लगी थी, बाईपास पाइप के द्वारा क्या कर देता है, पुनः क्या करता है, वाटर जैकेट में भेज देता है। वाटर जैकेट, वाटर जैकेट या इंजन, भाई इंजन के चारों तरफ ही तो वाटर जैकेट होगी। वाटर जैकेट में क्या करता है, भेज देता है, वाटर जैकेट में भेज देता है, ठीक है। 71 तो 82 डिग्री, तो भाई 71 तो 82 कहाँ से आता है, 70 से 90 के ही बीच में तो आएगा। बाकी जो ऑप्शन थे क्या वो इससे कम या इससे ज्यादा थे। तो जब 70 से आएगा 90 के बीच में, तो 71 से 82 कहाँ पर आएगा, 70 से 90 के बीच में आएगा, ठीक है।
भाई जो किताबों में लिखा है मैं तो वही बताऊंगा ना, उसके ऑप्शन के हिसाब से तो मैं अपना थ्योरी चेंज नहीं कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न क्या पूछता है भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ दोस्त, इसलिए राइटिंग कम बैठ रही है, क्योंकि काफी कंटेंट हमको अभी इस क्लास में कवर करना है। देखो, यदि यदि आपसे प्रश्न पूछता है, यदि थर्मोस्टेट वाल्व थर्मोस्टेट वाल्व चोक हो जाए, मतलब बंद अवस्था में रह जाए, चोक, या इसे हम लोग बोलते हैं बंद अवस्था, मतलब खुले ही ना, बंद अवस्था, चोक हो जाए तो क्या होगा, चोक हो जाए तो क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा। अब देखो, मतलब ये जो आपका थर्मोस्टेट वाल्व है, ये बंद अवस्था में ही रह गया। बंद अवस्था का मतलब ये खुल नहीं रहा है। जब ये खुलेगा तब यहां से पानी आगे जाएगा, और तब रेडिएटर में जाएगा, और तब ठंडा होगा, तब फिर ये ठंडा पानी इंजन में जाएगा। अब ये चोक हो गया, मतलब जाम हो गया, इसमें कुछ दिक्कत आ गई, तो क्या होगा। अब जब ये बंद रहेगा थर्मोस्टेट वाल्व, तो यही पानी जो इंजन से निकला, यही पानी भैया क्या होगा, जो इंजन से निकला, यही पानी इस बाईपास पाइप के द्वारा फिर सर्कुलेट होता रहेगा। यानी कि पानी ठंडा नहीं होगा। जब आपका थर्मोस्टेट वाल्व अटक जाएगा, पूछता है अटक जाए, या बंद अवस्था में रह जाए, या चौक हो जाए, या जाम हो जाए, तो क्या होगा भाई, जब ये जाम हो जाएगा तो ये पानी ठंडा करने के लिए नहीं भेज पाएगा, और बंद अवस्था में जब रहेगा तो पानी यहाँ से ये सर्कुलेट होता रहेगा, तो यही पानी बार बार सर्कुलेट होता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, जब पानी ठंडा ही नहीं होगा भाई, वही गर्म पानी अब बार बार सर्कुलेट कर रहे हो, तो आपका इंजन क्या हो जाएगा, इंजन ओवर हीट हो जाएगा। ये सारे ऐसे टेक्निकल प्रश्न बनते हैं जिसको आप बिना समझे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्या क्या कहोगे आप, अगर यदि ऐसा होता है तो क्या होगा भैया, यदि थर्मोस्टेट वाल्व चोक बंद अवस्था में हो जाए, या बंद अवस्था में अटक जाए, या बंद अवस्था में ही रहे, मतलब किसी तरह का प्रश्न पूछ ले, तो आप क्या कहोगे भाई, इंजन ओवरहीट हो जाएगा, इंजन ओवरहीट हो जाएगा, इंजन ओवरहीट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है भाई। अब अगला जो पार्ट है, अगला पार्ट देखिए क्या है, अगला है आपका प्रेशर कैप। अगला है आपका क्या, प्रेशर कैप। तो आइए प्रेशर कैप को यहाँ पर देखते हैं, प्रेशर कैप का क्या काम होता है। तो दूसरा हेडिंग डालेंगे, ये पहला था आपका थर्मोस्टेट, दूसरा आप डालेंगे प्रेशर कैप, दूसरा आप डालेंगे प्रेशर कैप। ठीक है, यानी कि इसे आप लोग बोलते हैं दाब कैप। ठीक है, अब देखिए प्रेशर कैप क्या करता है काम। प्रेशर कैप क्या करता है कि जो रेडिएटर के अंदर का प्रेशर है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। यहां पर समझने वाला कॉन्सेप्ट है, जो प्रेशर है रेडिएटर के अंदर, उस दाब को, मतलब एक तरह से आप कहो कि सील प्रणाली कर देता है, रेडिएटर को क्या कर देता है। तभी तो जब हम लोग देखते हैं, जो ड्राइवर आप जानते होगे, मैकेनिक होगे, तो आप कहते हो ना कि भाई जब इंजन गर्म रहे तो जो रेडिएटर का कैप है वो नहीं खोलना चाहिए। क्यों, क्योंकि गर्म जो पानी है, गर्म जो कूलेंट है, वो आपके ऊपर आ सकता है, या खोलना भी चाहिए तो उसको धीरे धीरे खोलना चाहिए, ताकि धीरे धीरे उसका जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाए। अगर आप अचानक, जैसे मान के चलो आपका इंजन कहीं से चल के आ रहा है, और अचानक आपने उस रेडिएटर कैप को खोल दिया, तो पूरा जो कूलेंट है वो आपके ऊपर आ सकता है। यानी कि इससे क्या हमको मिला, इससे हमको क्या एक वो मिला कि भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई प्रेशर क्यों होता है। ठीक है, क्यों हम प्रेशर बनाते हैं रेडिएटर के अंदर। देखो, तो ये साइंस की चीज है, आपने कभी 10th 12th में पढ़ा होगा साइंस, कि जब हम दाब को बढ़ाते हैं, जब हम क्या करते हैं भाई, दाब को बढ़ाते हैं। प्रेशर कैप का ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लो। जब आप क्या करते हो भाई, दाब को बढ़ाते हो, यानी कि जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो, तो जो भी आपका लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक, यानी कि क्वथनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप किसी द्रव के दाब को बढ़ाते हो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट मतलब बढ़ेगा, यानी कि जो उसका उबलने वाला, जैसे पानी, अगर मैं आपसे पूछूं पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो आप कहोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अगर हम क्या करें,
जब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं तो उसका दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है तो पानी देर में उबलता है और खाना जल्दी पक जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम इस प्रेशर कैप के द्वारा दाब को बढ़ाएंगे तो पानी का क्वथनांक बढ़ेगा। यानी कि अगर मान के चलो कोई पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था पहले, नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो आप कहोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब जब हमने इसका प्रेशर बढ़ा दिया तो पानी मान लो कुछ भी जो भी एक लिमिट हो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा प्रेशर बढ़ने के कारण। अब आप कहोगे इससे होगा क्या, भाई देखो जब पानी उबलता है तो क्या बनती है, स्टीम बनती है, भाप बनती है, या आप उससे सिंपल से कहो एक गैस है। भाप क्या, एक तरह का गैस बनता है। और जब गैस बनता है और जब रेडिएटर में क्या होती है, आपकी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, जब अब पानी उबलेगा तो क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। स्टीम क्या है, एक तरह के गैस, गैस तरह का है, मतलब ज्यादा गर्म हो जाएगी तो गैस की तरह व्यवहार करने लगेगी। और जब वो गैस बनेगी, स्टीम बनेगी, मान लो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल गया, स्टीम बन गई, गैस बन गई, तो ये गैस क्या करेगी, जो पानी रेडिएटर के ट्यूब्स में फ्लो हो रहा है इसके मार्ग में क्या करेगी, इसके फ्लो में बाधा उत्पन्न करेगी। जैसे पानी है, पानी के बीच में देखो गैस आ जाती है, ठीक है, तो दिक्कत होती है उसके फ्लो में। तो यहां पर हमको क्या करना है भाई, जब दाब बढ़ाएंगे तो पानी देर से उबलेगा या उबलेगा ही नहीं। तो जब पानी नहीं उबलेगा तो ना स्टीम बनेगी ना गैस बनेगी, ना स्टीम बनेगी ना गैस बनेगी, ठीक है। प्रेशर कैप रिजर्वायर से लिंक रहता है, हाँ भाई रिजर्वायर से लिंक रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है कि जब इसका प्रेशर कैप के द्वारा दाब बढ़ा देते हैं तो क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जिससे स्टीम या गैस नहीं बनती और पानी का सर्कुलेशन लगातार बना रहता है। तो यही पॉइंट आप इसमें क्या करोगे, यही पॉइंट आप इसमें लिख लोगे, ठीक है। क्या लिख लोगे भाई, भाप या गैस नहीं बनती है, भाप या गैस नहीं बनती है इस प्रेशर कैप के कारण, बनती है जिससे जिससे कूलेंट कूलेंट का फ्लो फ्लो सर्किट में सही से होता है। सर्किट में क्या होता है भाई, सही से होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर कैप का काम होता है, ठीक है भाई। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका तीसरा, आप डालेंगे तीसरा हेडिंग डालेंगे ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक अभी लास्ट में एनिमेशन भी दिखाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ओवरहेड टैंक या एक्सटेंशन टैंक, ठीक है भाई। इनको ओवरहेड टैंक या एक्सटेंशन टैंक या रिजर्वायर, ये क्या होता है, तो आप कहोगे जब कूलेंट गर्म होकर फैलता है, या मान के चलो जैसे प्रेशर बहुत बढ़ा तो जो एक्स्ट्रा कूलेंट है वो इसमें चला जाता है, एक्सटेंशन टैंक या ओवरहेड टैंक में चला जाता है। जब कूलेंट गर्म होकर फैलता है तो एक्स्ट्रा कूलेंट उसमें चला जाता है, एक्स्ट्रा कूलेंट उसमें चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरहेड टैंक या एक्सटेंशन टैंक का क्या होता है भाई, पर्पज होता है। चौथा पॉइंट है आपका एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज मटेरियल, एंटी फ्रीज मटेरियल। अब देखिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ पानी यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, पानी का यूज करोगे, तो पानी क्या होगा भाई, जम जाएगा। जब कहीं पर क्या बता दे भाई, कितने नंबर का आता है भाई, 12 से 15 नंबर का आता है आपका टेक्निकल पार्ट, ठीक है भाई। दालचंद भाई आत्मा को संतुष्टि मिली कि नहीं बताइए, ठीक है। जब कहीं ठंडे स्थानों पर आपको जाओगे जाओगे मान लो आपकी शादी वादी हुई, ठीक है, हनीमून मनाने चले गए जम्मू कश्मीर, तो अब पता चला कि मतलब आपका जो कूलेंट है वो इस तरीके से है कि भाई पानी है सिर्फ उसमें, जम्मू कश्मीर में गए घूमने और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर हुआ, आपका जो ये जम गया। अब जम गया तो पता चला दिक्कत हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही चीजें, तो सारा हनीमून गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो इसलिए क्या है, ये एंटी फ्रीज मटेरियल, पानी में हम लोग क्या मिलाते हैं,
एंटी फ्रीज मटेरियल मिलाते हैं, ठीक है। एंटी फ्रीज मटेरियल यानी कि एंटी फ्रीज मटेरियल क्या करता है, पानी को जमने से रोकता है। कम तापमान पर जब पानी को क्या करता है भाई, पानी को जमने से रोकता है, जमने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। और ये मटेरियल जो एंटी फ्रीज मटेरियल होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये होता है सबसे पहले तो ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ठीक है। इसको सब इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, इंग्लिश में भी इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरीन ही बोलेंगे। ग्लिसरीन, एथिलीन ग्लाइकॉल या एल्कोहल, एल्कोहल या वुड एल्कोहल इसको बोलते हैं। CH3OH मेथिल एल्कोहल होता है ये, ठीक है, जिसे वुड एल्कोहल बोलते हो। अब देखो जब ये सारी चीजें आप मिलाते हो ना, तो इन पदार्थों में जैसे भी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि पानी मिलाते हैं तो जंग नहीं लग, पानी होता है तो क्या जंग क्यों नहीं लगता है, ठीक है। पहली बात तो देखो भाई ये है कि जो भी रेडिएटर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये रेडिएटर के बारे में भी आप आगे पढ़ोगे, इसकी जो ट्यूब्स होती हैं वो कापर या ब्रास, कापर या जो है कापर या ब्रास की बनी होती है, यानी कापर या पीतल की बनी होती है, तो उसमें उतना कोरोजन नहीं होता। इसकी जो पूरी कोर वाली बॉडी है एल्यूमिनियम की बनी होती है, तो एल्यूमिनियम में भी उतना कोरोजन नहीं होता, और अगर होता भी है थोड़ा बहुत, तो इसमें ये जो हम लोग एंटी फ्रीज मटेरियल मिलाते हैं, ये सभी क्या होते हैं भाई, ये सभी एंटी कोरोजिव होते हैं, एंटी कोरोजिव, एंटी कोरोजिव, यानी कि संक्षारण, एंटी कोरोजिव का मतलब कोरोजिव मतलब संक्षारण, कोरोजिव को हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, यानी कि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो जंग लगने या संक्षारण का क्या करते हैं भाई, विरोध करते हैं, ठीक है। जंग या संक्षारण का क्या करते हैं भैया, विरोध, जंग या संक्षारण का क्या करते हैं, विरोध, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या बनता है भाई, अगला प्रश्न ये बनता है कि भाई पानी तो है हमारे पास, एज ए जो है कूलेंट के रूप में पानी तो हमने ले लिया, अब इसको मिलाना है, कितना मिलाना है कितना मिलाना है, ऐसा तो है नहीं कि मन मर्जी का डाल दिए यार, कुछ एक रेशियो होगा ना। तो इसका देखो जो नॉर्मल रेशियो है, सबसे देखो आराम से, अगर कुछ आपसे ना पूछेगा कि वाटर और एंटी फ्रीज का रेशियो, यानी कि वाटर, वाटर को हिंदी में बोलते हैं पानी, और एंटी फ्रीज को भैया एंटी फ्रीज ही लिख लेना, इसका हिंदी नहीं पता, एंटी फ्रीज। तो वाटर और जो एंटी फ्रीज का रेशियो होता है ये 50:50 होता है, या आप इसको क्या बोलते हो 1:1 भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब भाई 50-50%, यानी कि आधा पानी और आधा एंटी फ्रीज, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है न। अब देखो क्या है, मान लो अगर और आपसे एक 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 स्टेप आगे बढ़ जाए, अब कहेगा कि बताओ गर्म स्थान पर जो कूलेंट प्रयोग होता है उसमें कितना रेशियो होता है, और ठंडे स्थान पर जो कूलेंट प्रयोग होता है उसका रेशियो कितना होता है। तो देखो गर्म स्थान पर तो आप यही बताओगे, यानी कि गर्म स्थान पर, गर्म, अभी मैं लिख के आगे हट जाऊंगा फिर नोट कर लेना, गर्म स्थान पर चलने वाले वाहनों में, गर्म स्थान पर चलने वाले वाहनों में कितना होगा भाई, तो आप कहोगे ये होगा तो 50:50, ठीक है। अगला प्रश्न अगर ये डिटेल में पूछेगा तब बता रहा हूं, नहीं तो नॉर्मली तो यही आपको ध्यान रखना है कि रेशियो क्या होता है 50:50। अगर डिटेल में आपसे पूछेगा, कहेगा गर्म स्थान पर चलने वाले वाहनों में, तो गर्म स्थान पर चलने वाले वाहनों में तो यही होगा। अब कह रहा है ठंडे स्थान पर चलने वाले वाहनों में, ठंडे स्थान पर, ठंडे स्थान पर चलने वाले, ठंडे स्थान पर चलने वाले वाहनों में, ठंडे स्थान पर चलने वाले वाहनों में, तो ये होता है 70:30, जहां पर 70 क्या है, 70 है आपका एंटी फ्रीज मटेरियल, यानी कि 70% आपका क्या है, 70% है आपका एंटी फ्रीज, और 30 ये क्या है आपका, ये है वाटर या पानी। ये रेशियो क्या होता है ठंडे स्थान पर, मतलब ऐसे वाहन जैसे मान लो रसिया वसिया में चल रहे हैं यार, साइबेरिया वगैरह, मतलब ऐसा कंडीशन जहां पर हमेशा ज्यादा ठंडी रहती है, तो ठंडे स्थान पर चलने वाले वाहनों में ये रेशियो हो जाता है 70:30 का। 70% क्या है, सबकी चैट देख रहे हैं भैया, तो चैट देख के करें क्या, ठीक है चैट देख रहे हैं सबकी, लेकिन करेंगे क्या भाई, ठीक है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। तो 70:30, तो 70% क्या होगा एंटी फ्रीज और 30% वाटर। और आपसे कुछ ना पूछे गर्म स्थान ठंडा स्थान, तो आप क्या बताओगे भाई, सिंपल सही है,
रेशियो 1:1 या 50:50, मतलब जिस तरह का भी ऑप्शन दे, कुल मिलाकर 50-50 को काटोगे तो 1:1 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से दो तो इस तरीके से मार देना। तो ये आपका क्या है भाई, ये आपका एंटी फ्रीज है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ भाई? ठीक है, अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रेडिएटर। अगला जो पार्ट है रेडिएटर। तो जो पानी को ठंडा करने का मेन काम होता है वो कौन करता है? रेडिएटर। तो सबसे पहला और सिंपल प्रश्न तो क्या बनता है कि भाई रेडिएटर का कार्य क्या है? तो रेडिएटर का कार्य है भैया, रेडिएटर का कार्य है पानी को ठंडा करना। पानी यानी कि वाटर, वाटर को क्या करना भैया? ठंडा करना। पानी को क्या करना? ठंडा करना। ठीक है, अब देखिए इस तरह का होता है रेडिएटर, आपने देखा होगा, ये कैप वगैरह लगी है। इसका जो अपर पार्ट होता है दोस्त, ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अपर टैंक। इसको आप लोग क्या बोलते हो? कई बार मैं अभी बता चुका, अपर टैंक या हेडर इसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अपर टैंक या हेडर। और ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ये आपका लोअर टैंक हो जाएगा, लोअर टैंक हो जाएगा। ठीक है, और जो ये बीच वाला भाग है, जो ये बीच वाला भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएटर कोर। लिख लीजिएगा इसको, फिगर ऐसे एक नॉर्मल बना के लिख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रेडिएटर कोर। ठीक है, कोर। अब यहां से देखिए क्या प्रश्न बनता है। और इसके अंदर क्या रहेंगी? इसके अंदर इस तरीके से क्या रहेंगे? ऐसे ट्यूब्स रहेंगी, जिसके अंदर क्या रहेगा? पानी का फ्लो होगा। ठीक है, और ये कोर किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। और इसमें भी फिन्स लगी होती हैं। फिन्स क्या होती है? वही जो हम लोगों ने वहां पढ़ा था एयर कूलिंग सिस्टम में। फिन्स क्या करेगी? हवा को खींचेगी। हवा को खींचेगी तो क्या होगा? सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा और आपका कूलिंग अच्छे से मिलेगी। ठीक है, तो इसमें पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले तो देखो इसमें क्या है पॉइंट। इसकी जो ट्यूब्स होती है किसकी बनी होती है? ट्यूब्स जो बनी होती हैं कॉपर या ब्रास। ब्रास को हिंदी में बोलते हैं भैया पीतल। ठीक है, और जो रेडिएटर कोर है, जो रेडिएटर कोर है, कोर मतलब बीच वाला भाग, रेडिएटर कोर, ये किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। जब पहले के जमाने में, पहले की जो गाड़ी आती थी उसमें इसको भी पीतल या उसका बनाते थे, ब्रास का बनाते थे। लेकिन आजकल आप जितने भी वाहन देखोगे उसमें क्या है, जो कोर है ये एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसमें एल्यूमिनियम की ही फिन्स लगी होती है। फिन्स क्या काम करती है भाई? सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। ठीक है, और ये जो इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रही हैं, इसके अंदर जो ट्यूब्स होती है किसकी बनी होती हैं? वो कॉपर या ब्रास, यानी कि कॉपर या किसकी बनी होती है? पीतल की बनी होती है। ठीक है। बाइक में रेडिएटर क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई बाइक में क्या होता है? एयर कूलिंग सिस्टम होता है। तो एयर कूलिंग सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में। जब एयर कूलिंग सिस्टम है तो एयर कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर होगा ही नहीं। ठीक है, शॉर्ट में मत लिखा करो गुरुजी, पूरा लिख दिया करो। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न यहां से क्या बनता है। चीजें आप समझ चुके हो, बस वही मैं लिखा रहा हूं। कहेगा रेडिएटर में पानी का फ्लो कैसे होता है? ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है भैया कि जब थर्मोस्टेट वाल्व से पानी कहाँ पर आता है? रेडिएटर के अपर टैंक में, और फिर अपर टैंक से कहाँ पर आता है? लोअर टैंक में। ठीक है, तो रेडिएटर में पानी का फ्लो कैसे होता है? रेडिएटर में पानी का फ्लो कैसे होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता पाओगे कि नहीं? रेडिएटर में पानी का फ्लो या कूलेंट, मतलब यार समझ जाओ इसको, बार बार वो मत कहना कि पानी है कूलेंट है। रेडिएटर में कूलेंट का फ्लो कैसे होता है? फ्लो कैसे होता है? बताइए भैया कैसे होता है? तो आप कहोगे कई तरीके से आपको ऑप्शन दे सकता है, जैसे कि ऊपर से, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि टॉप टू बॉटम,
टॉप टू बॉटम, ठीक है। या इस तरीके से आपको ऑप्शन दे सकता है अपर टैंक से लोअर टैंक, लोअर टैंक से अपर टैंक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, लिख लो, लिख लो, नहीं तो कहोगे पूरा लिखाओ। अपर टैंक टू, अपर टैंक से लोअर टैंक, अपर टैंक से कहां पर होता है भैया, लोअर टैंक। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं नाराज क्यों होऊंगा मेरे भाई, नाराज क्यों होऊंगा भैया। R15 में आता, अब भाई देखो ये सब चर्चा के विषय नहीं है। जहां पर अगर आपका लिक्विड कूलिंग सिस्टम रहेगा, वाटर कूलिंग सिस्टम, तो वहां पे रेडिएटर देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप लोग अपना रिसर्च करते रहो, ठीक है, गराज वगैरह में जाके देखते रहो भाई, ठीक है। अब देखो इसके रेडिएटर के कई टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि ट्यूबलर टाइप और सेलुलर टाइप, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, बता इसलिए दे रहा हूँ, कहोगे ये पढ़ाए नहीं, ठीक है। ट्यूबलर टाइप में क्या होता है, ट्यूबलर टाइप ही आपका प्रयोग होता है। ट्यूबलर टाइप में क्या रहता है, ट्यूब्स के अंदर पानी बहता है, और सिल्लर टाइप में क्या रहता है, ट्यूब्स के बाहर पानी बहता है। ट्यूब्स के अंदर क्या होती है, हवा फ्लो होती है पानी को ठंडा करने के लिए। तो टाइप्स मुझे नहीं लगता कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए, यार राइटिंग नहीं सही है क्या भाई, राइटिंग सही तो है दोस्त। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो आपका पॉइंट है वो है आपका रेडिएटर फैन। अगला जो पॉइंट है कौन से नंबर का है भाई, रेडिएटर हो गया, एंटी फ्रीज रेडिएटर आपका पांचवा हो गया, और इसके बाद छठा क्या हो गया, रेडिएटर फैन। छठा क्या हो गया भाई, रेडिएटर फैन, ठीक है। कहाँ लगा होता है, सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है इसकी लोकेशन, क्योंकि आपका अगर देखोगे तो पैटर्न इस तरीके का है, भाई आपसे नॉर्मल चीज ही पूछेगा, बहुत हार्ड चीज नहीं पूछेगा। जैसे आपको मान के चलो इंजन खोलो, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सी चीज कहाँ पर लगी, थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप उसको दूर कर सको, ठीक है। तो आप कहोगे रेडिएटर फैन कहाँ पर लगा होता है, तो आप कहोगे रेडिएटर के पीछे, ये उसकी लोकेशन है। कैसे कैसे कहाँ पर लगा होता है भाई, तो आप कहोगे रेडिएटर के पीछे लगा होता है, रेडिएटर के पीछे, ठीक है। हवा को पूछता है, हवा को कैसे कर विस्तारित करता है, तो आप कहोगे हवा को आगे से पीछे की ओर, हवा को खींचता है, ये फेंकता नहीं, रेडिएटर को ऊपर फेंकता नहीं है, हवा को खींचता है रेडिएटर से। तो हवा को कैसे करता है, हवा को आगे से पीछे की ओर क्या करता है, खींचता है, पीछे की ओर खींचता है। तो बस यही हो गया। अब रेडिएटर फैन जो बेल्ट है, आपसे यहां से उसे एक प्रश्न पूछ सकता है, सातवां क्या है, रेडिएटर रेडिएटर फैन बेल्ट। रेडिएटर फैन को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, फैन को हिंदी में बोलते हैं पंखा। यानी कि रेडिएटर का जो पंखा है उसको चलाने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा ना। तो बेल्ट के थ्रू देंगे। तो रेडिएटर फैन जो बेल्ट होती है, ये कैसी होती है मेरे दोस्त, ये वी टाइप की होती है, वी टाइप। बेल्ट भी कई तरह की होती है ना, जैसे फ्लैट बेल्ट, नॉर्मल बेल्ट हो गई, नॉर्मल पट्टा हो गया। दूसरा आपका हो गया वी बेल्ट, ठीक है। इसी तरीके से टूथेड बेल्ट आती है। तो पूछेगा रेडिएटर फैन जो बेल्ट होती है किस तरह की होती है भाई, हाँ इंजन के आगे और रेडिएटर के पीछे आप कह सकते हो। जो प्रश्न पूछा गया मैं बता रहा हूँ, रेडिएटर के पीछे, ठीक है भैया। ठीक है, वी टाइप। कैसा बेल्ट होता है रेडिएटर का, वी टाइप होता है। अगला देखिए पंप। अगला जो लास्ट पॉइंट है, आठवां पॉइंट है, क्या है, पंप है। पूछता है जो, अब ये देखो, क्योंकि थर्मोसाइफन सिस्टम में पानी का फ्लो अपने से होता था, लेकिन थर्मोस्टेटिक सिस्टम में पानी का फ्लो अपने से नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पंप लगाते हैं। पंप चलता है तो पूरे सर्किट में पानी का क्या कराता है, पूरे सर्किट में पानी का सर्कुलेशन कराता है। तो ये जो पंप होता है, ये पूछता है किस तरह, किस टाइप का होता है, तो ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल पंप।
इसे हिंदी में बोलेंगे कैसा पंप होता है, तो आप कहोगे अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय पंप। कैसा पंप होता है भैया? अपकेंद्रीय पंप होता है। पूछता है कि जो आपका वाटर कूलिंग सिस्टम है उसमें किस तरह का पंप प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय पंप जो है क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये इतने पॉइंट्स थे भाई मेरे हिसाब से जो है ठीक है। यहां से एक प्रश्न और पूछ सकते हैं भाई, कहां पर ये पंप की लोकेशन क्या है? तो पंप की लोकेशन फिगर में अभी आपने देखी ना, रेडिएटर के किससे कनेक्टेड रहता है? जैसे देखो, थर्मोस्टेट किससे कनेक्टेड रहता है? रेडिएटर के अपर टैंक से। पंप कहां पर लगा होता है? पंप किससे कनेक्टेड होता है? तो आप कहोगे रेडिएटर के लोअर टैंक से। कहां किससे कनेक्टेड होता है भाई? तो आप कहोगे रेडिएटर के लोअर टैंक, लोअर टैंक से क्या होता है, जुड़ा रहता है। रेडिएटर के लोअर टैंक से क्या होता है, जुड़ा रहता है। रेडिएटर के लोअर टैंक से क्या होता है भाई, जुड़ा रहता है। थर्मोस्टेटिक के बारे में तो लिखाओ, ये थर्मोस्टेटिक ही तो है भैया, ये क्या है, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेटिक। अच्छा, थर्मोस्टेटिक सिस्टम के बारे में लिखा रहे हैं, ठीक है चलो भैया लिखा देते हैं। थर्मोस्टेटिक सिस्टम के बारे में आपको कुछ नहीं लिखना यार, बस इसमें लिखना है तो आप लिख लो कि इसमें थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको, इसका नाम क्या पड़ गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया थर्मोस्टेटिक सिस्टम। इसीलिए क्या पड़ गया इसका नाम, थर्मोस्टेटिक वाटर कूलिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। क्योंकि क्योंकि इसमें इसमें क्या किया जाता है, थर्मोस्टेट का। यार पूरी रामायण खत्म हो गई, तुम अभी यही परेशान हो। क्योंकि इसमें थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है भैया, थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, तो इतना क्लियर है कि नहीं? थर्मोस्टेटिक जो सिस्टम है, ये लोकेशन आप फिगर देखो, इस फिगर को गूगल पे आपको बहुत अच्छे अच्छे फिगर मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह के फिगर को लाने का एक रीजन होता है। रीजन ये होता है कि भाई आप इसको अपनी कॉपी में खींच सको, अगर आपको बनाना है तो, नहीं बनाना तो कोई बात नहीं। अगर आपको बनाना है, चीज़ों की लोकेशन समझनी है, तो इस फिगर को आप अपनी कॉपी में आराम से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब फिगर भी ढूंढने में दिमाग लगता है, तरह तरह की फिगर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा फिगर जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। देखो इसमें फैन कहाँ पर लगा है, तो देखो रेडिएटर के पीछे लगा है। थर्मोस्टेट वाला देखो एकदम सही लोकेशन है। पंप की लोकेशन देखो, पंप कहाँ पर लगा है, तो देखो रेडिएटर का जो लोअर टैंक है उससे कनेक्टेड है। तो ये एक फिगर है, आप इसको अपनी कॉपी में बनाने का जो है प्रयोग जरूर करिए। रेडिएटर कैसे चलता है, रेडिएटर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, रेडिएटर कोई चलने वाला डिवाइस थोड़ी है। रेडिएटर पानी को बस ठंडा करता है। पंप से पानी आएगा, यहाँ इन ट्यूब्स में जाएगा, ट्यूब्स में जाएगा भाई, तो क्या होगा, हवा इन ट्यूब्स के ऊपर से, फिन्स के ऊपर से फैन हवा को खींचेगा, तो ये जो कूलेंट है या जो पानी ठंडा हो जाएगा और लोअर टैंक में चला जाएगा, और यहाँ से पंप इसको फिर खींच देगा। रेडिएटर कोई, यार अभी तो समझे ही नहीं, रेडिएटर कोई ऐसा तो कोई चलने वाला डिवाइस थोड़ी है, चल डिवाइस थोड़ी है, ये स्टैटिक डिवाइस है। पानी का काम इसको ठंडा करना है, ठीक है। रेडिएटर कैप वगैरह में जो मैंने वाल वगैरह बताया, वो सब वाल वगैरह लगे रहते हैं यार, वहां से प्रश्न नहीं बनता। हाँ भैया, ये चित्र जरूर बना लीजिए, सिंपल चित्र लाने का रीजन यही रहता है कि चित्र आप बना लें, ठीक है। और इसमें से कुछ बचा तो नहीं भाई? रेडिएटर, रेडिएटर फैन, फैन बेल्ट, वाटर पंप, एंटी फ्रीज पदार्थ, सब हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया इतना। और आधुनिक वाहनों में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि आधुनिक वाहनों में जो प्रयोग किया जाता है, ये आजकल वैक्स पैलेट टाइप प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे ये क्या है, आधुनिक वाहनों में मतलब आजकल जो वाहन पर है लगभग उसमें वैक्स पैलेट टाइप। इसमें क्या है, मोम का प्रयोग होता है। मोम क्या होती है, मोम का एक जो स्पेशल टाइप की मोम रहती है, उसका एक टेम्परेचर रहता है। तो भाई 80 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले वो जमी रहेगी, और जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो मोम पिघल जाएगी, और जब मोम पिघल जाएगी तो ये वाल्व खुल जाएगा, और जब ये वाल्व खुल जाएगा तो आगे रास्ता दे देगा पानी को रेडिएटर में जाने के लिए। और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो मोम फिर जम जाएगी, तो मोम जब फिर जम जाएगी तो पानी को बंद कर देगा, तो पानी बाईपास पाइप के द्वारा चला जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे थर्मोस्टेट के बारे में। ये जो भी पॉइंट्स मैंने लिखा है भाई, ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। अब आइए कुछ एडवांटेज वगैरह हम लोग देख लेते हैं। वाटर कूलिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है
और इसके बाद कुछ प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, वी बेल्ट टाइप क्यों लगी होती है? वी बेल्ट टाइप इसलिए लगी होती है भाई क्योंकि उसकी ग्रिपिंग पावर होती है। देखो ये सब फालतू के सवाल हैं दोस्त, मैं तुमको पूरा दिन इसको लेक्चर दूंगा, सब आपको समझ में आएगी चीजें नहीं, अब आपके काम का कुछ है नहीं। ठीक है, वी बेल्ट टाइप इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि इसकी जो पकड़ होती है, जैसे देखो मान लो ये पुली है, ये पुली है, इसके ऊपर आपने फ्लैट बेल्ट इस तरीके से लगाई, तो सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस, कैसे होता है पावर का ट्रांसमिशन? फ्रिक्शन के थ्रू। जब आप बेल्ट का प्रयोग करते हो तो घर्षण के द्वारा पावर का ट्रांसमिशन, घर्षण के द्वारा शक्ति का स्थानांतरण होता है। अब इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस मिल रही है। जब फ्लैट बेल्ट अगर आप प्रयोग करोगे तो देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस मिल रही है पकड़ को बनाने के लिए, तो पकड़ हमारी ढीली हो सकती है या बेल्ट जो है स्लिप हो सकती है। वी बेल्ट टाइप का प्रयोग करेंगे तो वी बेल्ट टाइप बेल्ट जो है कुछ इस तरीके की होती है रियल में। तो और इसके जो हम लोग पुली प्रयोग करते हैं वो भी, उसमें भी क्या रहता है, इसी तरीके का खांचा बना रहता है जैसे वी बेल्ट होती है। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमको देखो क्या है, तीन सरफेस मिलती है, एक ये पकड़ बना रही है सरफेस, एक ये पकड़ बना रही है सरफेस, और एक ये वाली सरफेस पकड़ बना रही है। तो हमको मजबूत पकड़ मिलती है और स्लिप नहीं होता, पावर का ट्रांसमिशन अच्छा होता है, पावर का स्थानांतरण अच्छा होता है, इसलिए वी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए सर, कूलेंट इंजन से आने वाले हॉट वाटर में कहाँ से मिल सकता है? कूलेंट कहाँ से मिक्स होगा यार मेरे भाई, कूलेंट ही है। वाटर क्या है, जो कूलेंट ही आप प्रयोग कर रहे हो, उसमें एंटी फ्रीज मिला लिया तो कूलेंट बन गया। कूलेंट इंजन से आने वाले हॉट वाटर में कहाँ मिक्स होगा यार? वो कूलेंट ही कहीं मिक्स नहीं होगा भाई, वो कहीं मिक्स नहीं होगा, मिला के हम लोग यूज कर रहे हैं। एंटी फ्रीज और जो वाटर है वो मिला के हम लोग प्रयोग कर रहे हैं भैया। चलिए अब जल्दी से पढ़ लीजिए, एडवांटेज क्या है कूलिंग सिस्टम के। आप कहोगे इस शीतलन का प्रयोग करने से शोरगुल कम होता है, मतलब शांत होता है, बिल्कुल सही है। इस सिस्टम को इंजन पर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करने से ईंधन की खपत में सुधार होता है, मतलब जो फ्यूल कंजप्शन है, आप इंजन को प्रॉपर वर्किंग टेम्परेचर पर रखोगे तो फ्यूल कंजप्शन में सुधार होगा। वाटर कूलिंग सिस्टम के द्वारा एक समान प्रत्येक क्षेत्र पर शीतलन हो जाता है, यानी कि जो कूलिंग होती है वो चारों साइड कैसी होती है, एक समान होती है। जबकि एयर में, एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता था, एक तरफ जिस तरफ एयर लगी उस तरफ कूलिंग हो गया, जिस तरफ एयर नहीं लगी उधर कूलिंग नहीं हुआ। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा है भाई, इसको इंग्लिश में पढ़ लेना। डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसकी हानियां क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? तो आप कहोगे इस निकाय को अधिक रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि मेंटेनेंस अधिक चाहिए। कहीं रेडिएटर में कुछ दिक्कत आ गई, कहीं प्रेशर कैप में कुछ दिक्कत आ गई, पंप में कुछ दिक्कत आ गई, तो मेंटेनेंस इसका अधिक होता है। अगर यह कभी कूलिंग सिस्टम विफल हो जाता है तो अधिक क्षति होती है। जैसे मान के चलो आपने वाहन अपना चला रहे हो, ठीक है, और कूलेंट लीक हो गया, कूलेंट पूरा बह गया, ठीक है, और आप अपना वाहन जो है क्या करते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, ठीक है, आपको पता ही नहीं चला कि कूलेंट आपका लीक हो गया है और आपका इंजन ओवरहीट हो गया और आपका इंजन सीज हो गया। तो अगर ये कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो क्या हो जाती है भैया, अधिक क्षति हो जाती है, मतलब नुकसान ज्यादा हो जाता है। अगला है, सिस्टम को अगर सही तरीके से न लगाया जाए तो लीक होने की संभावना बनी रहती है, और इस सिस्टम की लागत का खर्चा क्या होता है, अधिक आता है। मतलब जो भाई बना, इसको लगाने का, इंस्टॉल करने का, इतने पार्ट्स इसमें लगेंगे तो इसका खर्चा अलग आता है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु से लिख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। देखो यार ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट दोस्तों, हिमांशु भाई, जो मुझे चीज नहीं पता नहीं बता पाऊंगा कि कितने दिन बाद पानी डाला जाता है, बदला जाता है। ठीक है, वो मैकेनिक बता पाएगा। मेरे हिसाब से जब उनका एक लेवल रहता है, वो देख लेते हैं कि इस लेवल से कम है तो फिर अपना पानी या कूलेंट जो भी है डाल देते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखिए क्या है, इंजन रेडिएटर में जो ताप का संचरण होता है, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है तो इंग्लिश वाले पढ़ लेना भाई, कैसे होता है, सारे प्रश्न है, सारे पूछे गए प्रश्न है, मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, सारे पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न है वन लीनियर फॉर्म में लिखे हुए हैं, सारे पूछे गए प्रश्न है परीक्षाओं में। ठीक है, तो इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है, तो भाई संवहन के द्वारा, यानी कि कन्वेक्शन के द्वारा। अगला है थर्मोस्टेट वाल्व कितने डिग्री से कम तापमान के पानी को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान के पानी को, और बाकी रेंज पूछे तो 70 से 90 आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, वाटर जैकेट बना होता है, कहां पर बना होता है, इसका पूछने का मतलब है। तो आप कहोगे इंजन के चारों ओर, इंजन के चारों तरफ आपका क्या बना होता है भाई, इंजन के चारों तरफ आपका क्या बना होता है, वाटर जैकेट बना होता है। ठीक है,
प्रयोग में आने वाली जमावरोधी पदार्थ वही आप लिख लो। ये प्रश्न पूछा जैसे कि ग्लिसरीन हो गया, ग्लिसरीन, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकॉल और एल्कोहल। ठीक है। थर्मोसाइफन की हानि क्या है? अगर आप जैसे आपने दो सिस्टम पढ़े, एक थर्मोसाइफन, दूसरा है आपका थर्मोस्टेटिक। तो थर्मोसाइफन की हानि क्या है? थर्मोसाइफन में क्या होता है भाई, पानी की खपत ज्यादा। क्या होती है? पानी की इसमें खपत जो है ज्यादा होती है, पानी की खपत ज्यादा। ठीक है। और जो है दक्षता कम, यानी कि जो एफिशिएंसी है इसकी कम होती। ठीक है। पानी को किसका प्रयोग करके ठंडा किया जाता है? तो जो पानी या कूलेंट है वाटर कूलिंग सिस्टम में, किसके द्वारा ठंडा किया जाता है? तो आप कहोगे रेडिएटर के द्वारा। किसके द्वारा भैया? रेडिएटर। किसके द्वारा? रेडिएटर। ठीक है। एंटी फ्रीज का अर्थ क्या है? एंटी फ्रीज का अर्थ या काम, आप सिंपल से कहो एंटी फ्रीज का अर्थ क्या है, काम क्या है? तो आप कहोगे पानी को जमने से रोकना। पानी को जमने से क्या करता है भैया? रोकता है। पानी को जमने से रोकना। ठीक है। रेडिएटर किसका बना होता है? तो मैंने आपको इसको बता दिया, ट्यूब्स होंगी तो आपका कॉपर या ब्रास का। ठीक है। और कोर होगी तो किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। ठीक है। थर्मोस्टेट वाल्व बना नहीं होता, थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है। यहां पर कर लो, थर्मोस्टेट वाल्व लगा होगा। यहां पर कहां पर लगा होता है? थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है। कहां पर लगा होता है भाई? लगा होता है तो कहां पर? वाटर आउटलेट में, वाटर आउटलेट में। ठीक है भाई। चलिए, और रेडिएटर साफ करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, रेडिएटर साफ करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। रेडिएटर साफ करने के लिए रिवर्स फ्लशिंग, रिवर्स फ्लशिंग, रिवर्स फ्लशिंग विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेडिएटर को साफ करने के लिए रिवर्स फ्लशिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। और बताइए तो में इंटर कॉलेज कॉलर लगा होता है, उसका काम क्या होता है सर? नहीं पता भाई। ठीक है। नहीं पता, क्योंकि मुझे उतना ही पता होता है जहां से प्रश्न पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया दोस्त। अब आइए तीन चार प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। पहले दो पॉइंट और बचे हैं, इसको देख लेते हैं कि बस में भाई देखो, जितने भी हैवी वाहन रहेंगे, भारी वाहन रहेंगे, उसमें सब में किसका किया जाएगा भाई? किसका प्रयोग किया जाएगा? तो वाटर कूलिंग सिस्टम का। किसका प्रयोग किया जाएगा? वाटर कूलिंग सिस्टम का। थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य क्या है? ये सभी का आपको पता है। इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर बनाए रखना। बनाए रखना मतलब उसको ना ज्यादा कूल करना ना ज्यादा गर्म करना। इंजन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो क्या करना? मेंटेन किए रहना। तो ये आपका है। अब आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, तब आपको एक आइडिया होगा कि भाई प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए, देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछेगा, थोड़ा प्रश्न भी देख लीजिए क्योंकि ये जरूरी है। चलिए, अब देखिए क्या है, थर्मोसाइफन कूलिंग प्रणाली में पानी की सर्कुलेशन किसके द्वारा होती है? बताइए। थर्मोसाइफन सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि थर्मोसाइफन सिस्टम है तो पानी का सर्कुलेशन आप कैसे कराओगे? इसका उत्तर दीजिए। गौरव भैया बता दिया कितने डिग्री पर ओपन होता है। ठीक है। आप पीछे क्लास देखिए। फिंस किस मेटल की बनी होती है? फिंस का देखिए कोई डिजिग्नेटेड मेटल नहीं है, फिंस का कोई डिजिग्नेटेड मेटल नहीं है। नॉर्मली आप छोटा इंजन अगर आप बना रहे हो या कोई भी इंजन आप बना रहे हो, एयर कूल्ड इंजन रहेगा तो छोटा इंजन ही रहेगा भाई। जब बड़ा इंजन बनाओगे तो उसमें वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करोगे, जब आप छोटा इंजन बनाओगे तभी एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करोगे। तो जिस मेटल का आपका सिलेंडर या सिलेंडर ब्लॉक आप बना रहे हो, तो उसी के साथ साथ आप फिंस भी कास्टिंग, मतलब कास्ट मतलब जब ढलाई करते हो तो उसी के साथ साथ आप फिंस की भी ढलाई कर देते हो। तो कोई उसका अलग से उसका मेटल नहीं होता कि वो उस पर जाके चिपकाया जाता है। कास्टिंग जैसे सिलेंडर की कास्टिंग होती है, उसी समय सिलेंडर के चारों तरफ फिन्स की भी कास्टिंग कर दी जाती है। तो थर्मोसाइफन सिस्टम में सर्कुलेशन कैसे होता है? पानी के घनत्व में बदलाव के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, थर्मोसाइफन कूलिंग प्रणाली में रेडिएटर से पानी के बहने की दिशा क्या होती है? अब चाहे थर्मोसाइफन सिस्टम हो चाहे थर्मोस्टैटिक सिस्टम हो,
ठीक है। पानी के बहने की दिशा क्या होगी, रेडिएटर से पानी की बहने की दिशा क्या होगी, रेडिएटर से पानी के बहने की दिशा होगी टॉप से बॉटम, यानी कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो प्रश्न देख रहे हो, वही एक एक पॉइंट जो मैंने आपको लिखाया, वो प्रश्न ऐसे पूछता है आपसे। कह रहा है कूलेंट में एंटी फ्रीज सॉल्यूशन को जोड़ने का क्या उद्देश्य है, यानी कि कूलेंट है आपका, जिस कूलेंट पानी है उसमें एंटी फ्रीज आपका मटेरियल मिलाया जा रहा है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, यह कूलेंट को क्या करता है भाई, जमने से रोकता है, यानी कि जो भी पानी है उसको जमने से रोकता है। हैवी व्हीकल में पार्किंग ब्रेक, देखो भाई जो हैवी व्हीकल में होता है पार्किंग ब्रेक, मेरे हिसाब से वो एयर ब्रेक होता है, ठीक है, एयर ब्रेक होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, न्यूमेटिक ब्रेक, न्यूमेटिक ब्रेक्स भी बोलते हो। जो हैवी व्हीकल्स आपके होते हैं, आप उसको अगर टेस्ट में गलत होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, और जो आपके हैवी व्हीकल्स होते हैं उनकी पार्किंग में न्यूमेटिक ब्रेक्स, या जिसे आप लोग क्या बोलते हो, एयर ब्रेक्स, उसको आप प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी एक बार मैं देखूंगा तो कंफर्म कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये होगा। अगला प्रश्न क्या है, रेडिएटर कैप में बड़ा स्प्रिंग लोडेड वाल्व लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है। तो बड़ा जो स्प्रिंग लोडेड वाल्व लगाया जाता है उसका काम क्या होता है भाई, कि यह प्रणाली को क्या करता है, प्रेशराइज करता है, जो कि कूलेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ाता है। और जब कूलेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो क्या होगा, पानी देर से उबलेगा, जब देर से उबलेगा तो स्टीम देर से बनेगी, तो गैस देर से बनेगी और पानी का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अंकित कुमार भाई, जब आप मिलना तो बता देंगे यार, अब ऐसे क्या बता दें, ऐसे नहीं बता सकते, ठीक। अगला देखिए क्या है, मॉडर्न इंजनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का थर्मोस्टेट अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। तो आप कहोगे वैक्स पैलेट टाइप। कैसा थर्मोस्टेट प्रयोग में लाया जाता है भाई, वैक्स पैलेट टाइप थर्मोस्टेट आपका प्रयोग में लाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इंजन कूलिंग प्रणाली में वाटर पंप पानी को इंजन ब्लॉक तक किस फोर्स के द्वारा पंप करता है। और मैंने आपको बताया भाई, अगर पंप सेंट्रीफ्यूगल है तो उसके पास फोर्स भी कौन सा होगा, उसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा। भाई मैंने आपसे बताया कि किस तरह के पंप का प्रयोग किया जाता है, किस तरह के पंप का, तो मैंने आपको बताया ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप या आप केंद्रीय पंप। तो अब जब सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो वो कैसे फोर्स से पानी को पंप करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ही पानी को पंप करेगा। रेडिएटर फिन्स बताया तो यार, एल्यूमिनियम की जो कोर होता है उसी में फिन्स लगी होती हैं, और रेडिएटर फिन्स आपकी जो है किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है मेरे भाई, एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने यहां पे आपको बताया कि रेडिएटर कोर एल्यूमिनियम, मतलब कोर है यार, कोर में ही फिन्स लगी होती है, जो बीच वाला भाग है इसी में फिन्स लगी होती हैं। तो जो फिन्स होती हैं तो नॉर्मल आपने देखा होगा मेरे भाई, एसी होगा, एसी का कंडेंसर होगा, या रेडिएटर की जो फिन्स होंगी ये भी एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की बनी होती है। एल्यूमिनियम की ही क्या बनी होती है भाई, आप यहाँ पे लिख लो, कलर दिख रहा है भाई, दिख रहा है, रेडिएटर फिन्स, रेडिएटर जो फिन्स होती हैं ये भी आपकी एल्यूमिनियम की ही बनी होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की ही बनी होती है। चलिए आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को खत्म करेंगे। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आपका प्रेशर कैप होता है उसमें होता है एक प्रेशर वाल और साथ ही साथ एक वैक्यूम वाल, वैक्यूम वाल, ये भी आप ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो ये कुछ प्रश्न थे ये जो हमने देखे, और उम्मीद करता हूं जितना आपको पढ़ाया सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और नहीं आया तो दोस्तों इसको रिवाइज करिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, फिर से रिवाइज करिएगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज इसी के साथ ये जो कूलिंग सिस्टम वाला चैप्टर था ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपकी मैथ का क्लास समय हो गया तो आप लोग मैथ की क्लास में जा सकते हैं। सभी भाइयों का, सभी साथियों का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।